हेलो ऑल, अमी हियर। सो बहुत बार क्या होता है कि लोग जब कोई स्टॉक को स्टडी करने लगते हैं तो वो पहले देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस क्या है। वो 1,000, 2,000, 5,000 या 10,000 का होगा तो लोगों को लगता है वो महंगा है। ओके, बट स्टॉक प्राइस कभी आपको ये आइडिया नहीं देगा कि ये कंपनी के वैल्यूएशन अभी सस्ते हैं या महंगे हैं। ओके, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ऐसा मान लो कि कोई कंपनी से 500 करोड़ का मार्केट कैप से लिस्ट हुई है, ठीक है। बट कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि मेरे नंबर ऑफ़ शेयर जो ट्रेड होंगे वो मे बी XYZ क्वांटिटी ट्रेड होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, एंड उसका जो प्राइस मैं रखूँगा पर शेयर का प्राइस वो 1,000 रखूँगा, ठीक है। और कंपनी का रेवेन्यू मान लो इट्स लाइक 200 करोड़ एज ऑफ नाउ, एंड उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, स्टॉक का करंट प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपको बताता है कि वो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है कंपनी का। तो आप स्क्रीनर पे जाके देख सकते हो, तो वहाँ पे मार्केट कैप इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस ऑफ दैट कंपनी। ओके, एंड ये जस्ट एक सिनारियो ले रहे हैं हम, ठीक है। एंड कंपनी का रेवेन्यू 200 करोड़, मान लो कंपनी अगर 25% से ग्रो हो रही है हर साल। ओके, यानी ग्रो इन द सेंस आई एम अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक प्राइस। ओके, स्टॉक प्राइस को अभी साइड में रखो, ठीक है। हम खाली अभी रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे और मे बी प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे और कंपनी के में भी एसेट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो एसेट्स भी ज़्यादा, अभी एसेट्स को भी हम कॉम्प्लिकेट नहीं करते। तो ऐसा मान लो एसेट यानी क्या है, कल जाके अगर कंपनी को हम बेचते हैं, ओके, तो कंपनी के बैंक बैलेंस क्या है, कंपनी के एसेट्स यानी लैंड क्या है, कंपनी कौन से जगह पे इन्वेस्टेड है, सो इट कैन बी म्यूचुअल फंड्स, FDs, बॉन्ड्स, XYZ, सो इन्वेस्टमेंट कुछ भी रह सकता है। ओके, सो कंपनी के एसेट यानी कंपनी के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी का प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स एंड मशीनरीज। ओके, सो और उसको हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाते, जैसे लॉजिस्टिक के कुछ ट्रक्स होते हैं, हो सकते हैं लाइक मोबिलिटी के एसेट्स हो सकते हैं, इमूवेबल एसेट्स हो सकते हैं काफ़ी, तो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। तो ऐसा समझो कि कंपनी के पास जो फाइनेंशियल एसेट है, इमूवेबल एसेट्स है, मूवेबल एसेट्स है, एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, बैंक बैलेंस हो सकता है, राइट। तो ये कंपनी के एसेट्स है। तो मान लो ये कंपनी जब लिस्ट हुई 500 करोड़ के मार्केट कैप से, तब वो कंपनी के एसेट्स थे मे बी 150 करोड़, कंपनी का सेल्स था 200 करोड़, एंड कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन था 500 करोड़। ओके, सो कंपनी अगर 25% से ग्रो हो रही है, तो दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, अगर कंपनी अगले 5 साल 25% से ग्रो हो रही है रेवेन्यू वाइज, तो उसका रेवेन्यू 5 साल बाद 200 करोड़ से 3 गुना हो जाएगा, दैट इज़ 600 करोड़ हो जाएंगे, राइट। एंड अगेन अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रही है, सो ऐसा मान लो कंपनी सेल्स के 10% जितना हमें प्रॉफिट दे रही है, और अभी प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं हमारे हर साल, तो प्रॉफिट भी ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि भाई 25% से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है अगले 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद प्रॉफिट भी 3 गुना हो जाएंगे। सो मान लो कंपनी 200 करोड़ पे पहले साल में 20 करोड़ का प्रॉफिट दे रही थी, तो 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 3 गुना हो जाएगा, यानी पहले साल में भी 20 करोड़ का प्रॉफिट, दूसरे साल 26 करोड़ का प्रॉफिट, तीसरे साल से 32 करोड़ का प्रॉफिट, एंड सो ऑन। सो ये ऐसे हर साल प्रॉफिट बढ़ के वो 3 गुना हो जाएगा 5 साल में। ओके, तो अभी कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो कंपनी शायद एक्सपांशन भी करना पड़ेगा कंपनी को, तो कंपनी के एसेट्स भी बढ़ेंगे,
एंड कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है तो उसका थोड़ा पार्ट जो है वो रिजर्व में भी जाएगा, थोड़ा बहुत शायद कंपनी डिविडेंड भी पे करेगी, प्रॉफिट का थोड़ा पार्ट इन्वेस्टमेंट में भी जाएगा, राइट। एंड रेवेन्यू के बाद क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं कंपनी के, तो एक्सपेंसेस होंगे, हो सकते हैं तो एक्सपेंसेस, देन टैक्सेस भी पे करना पड़ता है कंपनी को। कंपनी अगर मशीनरी कंपनी ओन करती है तो मशीनरी की भी कॉस्ट डिप्रिशिएट होती है। मान लो अगर कंपनी की कोई मशीनरी है जिसकी लाइफ 10 साल है एंड हर साल वो कंपनी का जो लाइफ है वो 10% से डिग्रेड होगा, तो कंपनी क्या करती है, तो इवन दो ये डिप्रिसिएशन हो रहा है एसेट, तो उसका जो कैश बैलेंस, कैश जो है, अगर मान लो 50 करोड़ का अगर कोई मशीनरी है, 10 साल की लाइफ है, तो कंपनी क्या करेगी, उसका 10% हर साल साइड में निकाल के रखेगी और वो डालेगी रिजर्व्स में। ओके, सो ये डिप्रिसिएशन यानी एक्चुअल डिप्रिसिएशन नहीं है, ये कंपनी के अकाउंट में जा रहा है ये पैसा। तो कंपनी का अगर हम 5-5 करोड़ भी साइड में निकालते 5 साल के लिए, वो हो जाएगा 25 करोड़, वो भी बैंक में जाएगा, उनके रिजर्व में जाएगा। देन प्रॉफिट जो आ रहा है उसमें से भी थोड़ा पार्ट रिजर्व में जा सकता है, थोड़ा पार्ट इन्वेस्टमेंट पे जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट यानी क्या हो सकता है, एक तो फाइनेंशियल एसेट हो सकते हैं, या फिर कंपनी के एक्सपांशन के एसेट्स हो सकते हैं, यानी कंपनी प्रॉपर्टी खरीद के उस पर एक्सपांशन कर सकती है, तो कंपनी के एसेट्स भी बढ़ेंगे। तो जो पहले साल में जो 150 करोड़ के एसेट थे, वो ऐसा मान लो कि अगले 5 साल में वो भी एसेट्स हमारे 20-25% से बढ़ रहे हैं। तो हम 25% से उसको भी अगर हम अज्यूम करते हैं कि 25% से एसेट बढ़ते हैं, तो 150 करोड़ के एसेट जो है वो कंपनी के 5 साल के बाद ये 3 गुना हो जाएंगे। अगर 25% से बढ़ता है, दैट मीन्स उनके एसेट्स 450 करोड़ हो जाएंगे, राइट। तो अभी ये जो ट्रांजिशन हो रहा है कंपनी का, ओके, हमने अभी तक स्टॉक प्राइस के बारे में बात नहीं की। अगर मान लो कंपनी पहले साल लिस्ट होती है तो वो डिसाइड करती है कि मेरा स्टॉक प्राइस 1000 रुपीज़ रहना चाहिए, राइट। तो ये 1000 अगेन, ये 1000 जस्ट क्या है, एक जस्ट पीस ऑफ शेयर है जिसका वैल्यू 1000 रुपये है। तो ये अगर वो नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ा देते थे, वो मान लो अगर 1 करोड़, अभी 500 करोड़ के जो मार्केट कैप कंपनी ने लिस्टिंग के टाइम पे दिए हैं, ओके, तो 500 करोड़ डिवाइडेड बाय अगर हम 1000 करते हैं तो लगभग 5 करोड़ शेयर्स, ओके, यानी 5 करोड़ जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 करोड़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपीज़ करेंगे, तो उसका वैल्यू जो है वो 500 करोड़ आएगा, बराबर। तो अभी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना, लिस्टिंग के टाइम पे अगर उन्होंने कुछ उन्होंने सोचा है कि हम 5 करोड़ शेयर्स नहीं, हम 10 करोड़ शेयर हम लोगों को बेचेंगे, बट हमारे शेयर की प्राइस जो है वो 500 रुपये रखेंगे, ओके। सो आप फिर से यहाँ पे 10 करोड़ शेयर इंटू 500 करोगे तो आपको 500 करोड़ ही मार्केट कैप आएगा। यानी यहाँ पे कंपनी कम दाम भी रख सकती थी बट नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ा सकती थी, ओके। बट हमारे केस में इन्होंने दाम बढ़ाया है और नंबर ऑफ़ शेयर कम किया है। तो अगर कोई बंदा 10 करोड़ का होल्डिंग रखता है तो उसके वैल्यूएशन में या उसके शेयर होल्डिंग में कोई फ़र्क थोड़ी ना गिरने वाला है। वो 1000 रुपये का शेयर अगर रहता है तो और 10 करोड़ की अगर वैल्यूएशन 10 करोड़ की अगर होल्डिंग रहती है किसी की, एंड वो शेयर 1000 करोड़ का भी रह सकता है, 1000 रुपये का भी रह सकता है, 500 भी रुपये का रह सकता है। अगर 500 रुपये का रहता था तो मे बी उसकी वैल्यूएशन चेंज थोड़ी ना होने वाली थी, तो उसका होल्डिंग जो है वो 10 करोड़ ही रहने वाला था, राइट। तो वैसे ही ये शेयर्स अगर ये बढ़ाते थे, 5 करोड़ के बजाय अगर 10 करोड़ शेयर रखते थे तो ये शेयर प्राइस को कम भी कर सकते थे,
बट उन्होंने कुछ उनके फाइनेंशियल कैलकुलेशंस किए जो वैल्यूएशन को इम्पैक्ट नहीं कर रहे, वो जस्ट लिक्विडिटी डिसाइड कर रहे हैं कि अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स कंपनी के कितने फ्लोटिंग रहने चाहिए, फ्लोटिंग इन द सेंस ट्रेडेबल रहने चाहिए। तो जितने कम शेयर अगर मार्केट में रहते हैं ट्रेडिंग के लिए उतना अच्छा है। यानी अगर कल जाके बिजनेस अच्छा करता है तो बेचने के लिए लिक्विडिटी नहीं रहेगी, लाइक नंबर ऑफ ट्रेडिंग शेयर कम रहेंगे। और ये टोटल जो होल्डिंग है, प्रोमोटर अगर 70% होल्ड करता है, म्यूचुअल फंड उसमें से 10% होल्डिंग करते हैं, तो लाइक 80% जो होल्डिंग है वो आपका सेलेबल नहीं रहेगा। लाइक यानी ये लोग हर रोज़ नहीं बेचते, उसमें से अगर पकड़ लो 10 करोड़ के 10% का शेयर और जो है वो बड़े इन्वेस्टर्स के पास है, और मे बी उसमें से भी 5 करोड़ जो शेयर्स है, 5% जो शेयर है वो छोटे इन्वेस्टर के पास है, मेरे आपके जैसे जो शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो बेचना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे 90% 95% ऑफ शेयर जो है वो लोग बेचेंगे नहीं, वो होल्ड करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म। और फ्लोटिंग शेयर कितने बनते हैं? खाली 5%, यानी 5 करोड़ शेयर में से 5% यानी खाली 25 लाख शेयर ये जो है फ्लोटिंग रहेंगे, जो डेली बेसिस पे लोग खरीदते हैं या बेचते हैं। ओके, तो जब ये वॉल्यूम कम रहता है, दैट मीन्स अगर और कंपनी अच्छी करती है, दैट मीन्स लोगों का डिमांड ज़्यादा होगा यहाँ पे और शेयर का सप्लाई कम होगा। यानी अगर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए और बहुत कम लोग हैं सेल करने के लिए, तो डेफिनेटली वो शेयर के दाम बढ़ने ही वाले हैं। ये शेयर के दाम कैसे बढ़ते हैं? अगर मान लो 1000 रुपये का शेयर है, मुझे अच्छा लगता है और मैं उसको ना 1010 के भाव में भी लेना चाहता हूँ, तो सामने वाला अगर कोई बंदा 1010 रुपये में बेचने वाला है तो ही ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, एंड वो शेयर का जो प्राइस है वो 1010 रुपये हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि कोई लाइक या नेक्स्ट डे ऐसा हो सकता है कि और कोई लोग आ गए जिनको लगता है कि 1020 रुपये अच्छी वैल्यू है, तो वो दाम में ख़रीदेंगे, और अगर कोई बेचता है तो वो दाम में बेचेंगे। तो ऐसे करके ये शेयर प्राइस बढ़ता है, तो लास्ट ट्रेडेड वैल्यू जो है वो शेयर प्राइस बन जाता है। ओके, सो इस तरीके से शेयर प्राइस बढ़ेगा। बट अभी मुझे बोलो 5 साल में अगर कंपनी ग्रो करना चाहती है, ओके, या ग्रो कर रही है 25% से, तो आप मुझे बोलो जो पहले साल लिस्ट किया गया 1000 रुपये का शेयर है उसके दाम उतने ही रहेंगे क्या? सो ऐसा मान लो कि मार्केट भी वो शेयर्स वो कंपनी को रिस्पेक्ट देता है। तो मार्केट क्या सोचता है, कंपनी 25% से ग्रो कर रही है तो वो शेयर के दाम भी 25% से कम बढ़ने चाहिए, राइट? तो होता ऐसे है कि कंपनी के शेयर प्राइस भी वो हिसाब से ही बढ़ते हैं, मे बी उससे ज़्यादा भी बढ़ेंगे या थोड़ा बहुत कम भी बढ़ सकते हैं। तो ये शेयर का प्राइस अगले 5 सालों में रेवेन्यू 3 गुना हो रहा है, प्रॉफिट 3 गुना हो रहा है, एसेट्स 3 गुना हो रहा है, तो डेफिनेटली शेयर जो है वो 1000 का 3000 होने वाला है। ये दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ओके, तो 3000 का शेयर जब हो गया तो आप अभी बोलोगे क्या ये शेयर महंगा है, 3000 का है, मैं कैसे लूँ? ऐसा मे बी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी आप ही बोलो कि यहाँ पे शेयर प्राइस कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड कर रहा है या कंपनी की ग्रोथ कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ वो शेयर की वो कंपनी की ग्रोथ ये कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड कर रही है, राइट? तो ये ही फंडामेंटल्स है। तो अगर फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, कंपनी के इम्प्रूव होते हैं, तो डेफिनेटली उसको उसके शेयर प्राइस को उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये शेयर के दाम अगर 5 साल में 3000 हुए तो और कंपनी ग्रो करती है तो ये 10,000 भी हो सकते हैं। ओके, बट अभी जैसे अभी लोग बोलते हैं कि ये महंगा हो गया, तो एक्चुअली ये महंगा नहीं हुआ है। कंपनी जितने रेशियो में ग्रो कर रही है उतने ही रेशियो में उसका शेयर प्राइस भी ग्रो होगा। बट मैनेजमेंट को लगता है कि लोगों को लग रहा है कि भाई ये शेयर महंगा हो गया है, तो कंपनी क्या करती है, वो स्टॉक
के टुकड़े कर डालती है। तो ऐसा मान लो अगर 10,000 का कोई स्टॉक हो गया है, 1,000 से 10,000 हो गया है अगले 5 या 6 साल में, तो कंपनी क्या करते हैं, वो 10,000 के शेयर्स को टुकड़े कर देती है। लाइक मे बी वो दो हिस्सों में बांटेगी या उसको 10 हिस्सों में बांटेगी, बट ये शेयर के जो टुकड़े हो गए ये आपके ही अकाउंट में जमा हो गए। वो एक तो बोनस के तौर पे दे सकते हैं या वो स्टॉक प्राइस स्प्लिट हो सकता है। तो ये दोनों भी केसेस में आपकी वैल्यूएशन, आपके होल्डिंग की वैल्यूएशन, अगर मैं 5 लाख का कोई शेयर होल्ड करता हूँ, अगर मुझे 1:1 बोनस भी मिलता है या फिर मुझे 1:1 शेयर स्प्लिट भी मिलता है, तो भी मेरी जो वैल्यूएशन जो है मेरे होल्डिंग की वो उतनी ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होती है। ओके, तो ये मैनेजमेंट इसीलिए करते हैं कि लोगों को लगता है कि शेयर महंगा है और वो शायद लोग शेयर नहीं खरीदना चाहते, इसीलिए वो स्प्लिट या बोनस अनाउंस करती है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्लियर कट एक आइडिया आ गई होगी कि शेयर प्राइस का और कंपनी के ग्रोथ का या कंपनी के वैल्यूएशन का कुछ लेना देना नहीं है, एंड दिस शेयर प्राइस इज जस्ट आउटपुट ऑफ द or the growth of the company, and the valuation of the company will grow. That's why investors are respecting कि उसका शेयर प्राइस भी बढ़ना चाहिए। ओके, सो I hope you understood. I just tried to explain in very simplest way. I hope you understood, and if not then please you can add comments below, और मे बी आप अगर मेरे कांटेक्ट में हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे। थैंक यू गाइस।